चलिए मेरे प्यारे प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं शशिकांत जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो चलिए हम लोगों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसी क्रम में हम लोग बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर प्रजनन इकाई का जो दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, आज उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो ठीक है, वीडियो शुरू हो रहा है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच कि सभी को इस बात की जानकारी हो जाए। तो चलिए, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ये अध्याय 2 है, आपका क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादप कहने का मतलब वैसे पुष्प, वैसे पौधे जिनमें क्या हो, पुष्प हो, जिनमें पुष्प आते हों। तो इसका मतलब क्या है कि उन पौधों में जो पुष्प हैं, जो फूल हैं, वही लैंगिक प्रजनन के लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। अब देखिए कि पुष्पी पादप यानी कि फ्लावरिंग प्लांट के लिए एक नाम हम लोग यूज कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है? वो है आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगर आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे प्लांट के क्लासिफिकेशन, पौधों के वर्गीकरण के में, तो आप लोग जानते होंगे कि 5 क्लास होता है, पौधों को बांटा गया है। सबसे लोवेस्ट होता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये जो एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी, ये लैंड प्लांट है यानी कि ज़मीन पर ये पौधा होता है। और यही पुष्पी पादप भी है यानी कि इनमें फूल आता है। और इन्हीं फूलों में नर और मादा जनन तंत्र संरचनाएं मौजूद होती है। इसीलिए जो पुष्प है, यही क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, लैंगिक प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पुष्प में, पुष्पी पादपों में नर एवं मादा जनन तंत्र पुष्प पर मौजूद होते हैं, पुष्प पर, फूलों पर मौजूद होते हैं। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन बोल सकते हैं या आवृत बीजियों में लैंगिक प्रजनन बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि हर एक लैंगिक प्रजनन को पढ़ने से पहले हमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर में भी हम पहले नर जनन तंत्र देखेंगे, उसके बाद मादा जनन तंत्र देखेंगे। क्लियर है? चलिए तो देख लीजिए, सबसे पहले आपके सामने है नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि जो पुष्प है, फूल है, उनमें नर कौन होता है, मादा क्या होता है। ठीक है, तो इस बात को देखते हैं। तो देखिए, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो क्या चीज़ है, स्टामेन यानी कि पुंकेसर है। यानी पुष्प पर पुंकेसर ही वो चीज़ है जो नर जनन तंत्र है या नर जनन संरचना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा पिक्चर ड्रॉ किया है, ये आप देख रहे हैं। तो यदि आपके पास कोई पुष्प होगा, कोई फूल होगा, तो आपको उस फूल में ये स्पष्ट नज़र आएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो फूला हुआ भाग है, इसको हम लोग एंथर या परागकोश कहते हैं। और ये जो डंठल से पुष्प में खड़ा रहता है, इसको हम लोग फिलामेंट या तंतु कहते हैं। तो इस तंतु का कोई खास काम नहीं है, खास काम किसका है, इस एंथर का है, परागकोश का है। अब देखिए कि इस परागकोश का यानी कि इस एंथर का कुछ विशेष क्या है, लक्षण है, कुछ विशेष गुण है जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% ये क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो देख लीजिए, परागकोश जो है ये द्विपालिक होते हैं। द्विपालिक कहने का मतलब इसमें 2 पालिका होता है। एक ये पालिका आप देख रहे होंगे और एक ये पालिका आप देख रहे होंगे। तो कितने पालिका हो गए? 2 पालिका हो गए। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो परागकोश है वो कितने पालिका के होते हैं, एक पालिक होते हैं, द्विपालिक होते हैं, त्रिपालिक होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्विपालिक हो जाएगा। चलिए, ये बात तो हो गई। अब देखिए कि ये जो एंथर है, ये द्विपालिक तो होता ही है, बाइलोब्ड तो होता ही है, इसके साथ ये द्विकोष्ठी भी होता है यानी डायएथिकस भी होता है। ठीक है, द्विकोष्ठी का मतलब क्या है, इस बात को समझिए। द्विकोष्ठी का मतलब ये है कि हर एक लोब में, है ना, दोनों ही पालिका में क्या होता है, 2 कोष्ठ मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? 2 कोष्ठ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर एक कोष्ठ मौजूद होगा और इसके अंदर क्या होगा, एक कोष्ठ मौजूद होगा। तो द्विकोष्ठी हो गए। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्विकोष्ठी कहते हैं। अब देखिए, ये भी आपको याद रख लेना है। और तीसरा आपको क्या याद रखना है कि ये जो एंथर परागकोश होता है, ये चतुर्थ बीजाणुधानी होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। इसका मतलब क्या है कि हर एक कोष्ठ में 2 लघु बीजाणुधानी होते हैं। हर एक कोष्ठ में 2 लघु बीजाणुधानी होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हटा कर आपको बताऊँ, यहाँ पर
ठीक है, इस तरह का जो है, इस तरह का गोल गोल जो आप देख रहे हैं ये लघु बीजाणुधानी है। तो टोटल लघु बीजाणुधानी की संख्या कितनी है? टोटल लघु बीजाणुधानी की संख्या 4 है। 1 2 3 4, तो 4 लघु बीजाणुधानी की संख्या हो गई, तो इसीलिए इसको हम टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 पालिका और हर एक पालिका में क्या 2 स्पोरेंजिया, तो क्या हो जाएगा ये 4 लघु बीजाणुधानी यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिएट हो जाएगा। इसको हम लोग पोलन सैक भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन सैक भी सामान्यतः बोलते हैं। तो ये आपका हो गया एंथर के बारे में। आपको क्या क्या याद रखना है कि जो एंथर है परागकोश है, ये जो है द्विकोष्ठी होता है, द्विपालिक होता है और चतुर्थ बीजाणुधानी होता है, यानी इसमें 4 क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, माइक्रो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी आप अपना ध्यान बनाए रखेंगे। अब देखिए, अब इस परागकोश के भीतर की संरचना को हम देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो मुख्यतः 2 पार्ट में जब इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, संरचना को, तो 2 भाग में बांटा जाता है। एक एंथर वाल हम बोलते हैं और दूसरा स्पोरेजेनियस टिश्यू बोलते हैं। एंथर वाल यानी कोशिका भित्ति, यानी इस एंथर का, इस परागकोश का जो दीवाल है, ठीक है, जो लेयर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और दूसरा हम किसके बारे में देखते हैं, इसके अंदर जो टिश्यू है, इसके अंदर जो उत्तक है उसके बारे में देखते हैं। वो बीजाणुजन उत्तक यानी कि स्पोरेजेनियस टिश्यू कहलाता है। तो चलिए इस दोनों के बारे में हम जो है स्टडी करना शुरू करते हैं। तो जब हम इस एंथर वाल को देखते हैं, पुंकेसर की भित्ति को देखते हैं, तो इनमें हमें 4 लेयर नज़र आता है, 4 परत नज़र आता है। ठीक है, कौन कौन होता है? एक एपिडर्मिस होता है, बाह्य त्वचा, इंडोथीसियम, अंतथीसियम, मिडिल लेयर यानी कि मध्य परत, और टैपिटम। टैपिटम का मतलब हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे, इसको टैपिटम ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करना है आपको कि ये जो आप देख रहे हैं, ये बाह्य त्वचा, अंतथीसियम और मध्य परत, ये तीनों जो है ये सबसे बाहर की संरचना है। ठीक है, सबसे अंदर कौन होता है? तो सबसे अंदर ये होता है, उसके बाहर ये होता है, उसके बाहर ये होता है, उसके बाहर ये होता है। तो सबसे बाहर ये हो जाएगा, इसलिए इसको बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके अंदर ये हो जाएगा इंडोथीसियम, उसके अंदर जो है मिडिल लेयर हो जाएगा, और सबसे अंदर जो है वो क्या होता है टैपिटम होता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि ये हमारा क्या चीज़ है, ये एंथर है, परागकोश है। तो ये सबसे बाहर वाला जो लेयर है ये क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस कहलाएगा। ये इसके अंदर वाला जो लेयर है इंडोथीसियम कहलाएगा। इसके और अंदर वाला जो लेयर है मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाला जो लेयर है वो क्या कहलाएगा, टैपिटम कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कितने लेयर हो गए, 4 लेयर होते हैं, यानी कि एंथर के वाल में भी, पुंकेसर की भित्ति में 4 परत होती है। सबसे बाहर ये होता है, उसके अंदर ये, उसके अंदर ये, और सबसे अंदर ये होता है। ठीक है, अब चलिए इन सभी का हम जो है थोड़ा सा फंक्शन भी देख लेते हैं, इन सब का काम क्या है। तो देखिए, बाहर की जो ये सतह है, जो लेयर है, ये तीनों, इनका जो मेन काम है, जो मुख्य कार्य है, वो सुरक्षा देना। किसको सुरक्षा देना? तो इसको सुरक्षा देना, माइक्रोस्पोरेंजिया को सुरक्षा देना। ठीक है, लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा देना, इसको सुरक्षा प्रदान करना, एवं परागकोश को फटने में मदद करना। जो परागकोश है ये, तो ये लेयर अगर फट जाएगा, ये सब लेयर जब हट जाएगा तो क्या होगा कि ये परागकोश भी फट जाएगा। जब इसका परागकोश का जब सतह ही फट जाएगा तो परागकोश भी फट जाएगा। तो क्या होगा, इस परागकोश के अंदर जो परागकण बनते हैं, आगे बताया जाएगा आपको, परागकोश के अंदर जो परागकण बनते हैं वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो इन तीनों लेयर का जो मेन काम है वो है सुरक्षा प्रदान करना, किसको, माइक्रोस्पोरेंजिया को, और इसके साथ ही परागकोश को फटने में मदद करना। परागकोश फटेगा और परागकण बाहर निकलेगा। टैपिटम जो है, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है परागकण को पोषण देना, है ना, जो परागकण बन रहे हैं एंथर के अंदर। ठीक है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, क्या बनता है, परागकण बनता है। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो परागकण बन रहे हैं, पोलन ग्रेन, उसको सुरक्षा देने का काम ये तीनों करता है, और उसको न्यूट्रिशन देने का काम यानी पोषण देने का काम कौन करता है, टैपिटम करता है। ठीक है, तो इस चारों का रोल जो है बिल्कुल अलग है, इसको आप लोग जो है माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीजाणुजन उत्तक है। तो ये बीजाणुजन उत्तक क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो मैंने निकाला है ये क्या चीज़ है, ये है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया होता कितना है, टोटल 4 होता है। तो
ये देखिए 1 2 3 4 टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। कहाँ होता है ये? तो एंथर के अंदर होता है, परागकोश के अंदर। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है बहुत सारे कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जिसको हम लोग बीजाणुजन उत्तक कहते हैं, स्पोरोजेनियस टिश्यू कहते हैं। ठीक है। और ये जो उत्तक है तो बहुत सारी कोशिका से मिलके बना हुआ है। तो हर एक कोशिका जो है एक समान है, हर एक कोशिका जो है एक समान है, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी, संरचना में भी और कार्य में भी। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये सजातीय समूह है, सजातीय कोशिकाओं का ये समूह है बीजाणुजन उत्तक। ठीक है। उसके बाद ये कोशिका कैसी होगी? तो ये 2n होगी, यानी कि द्विगुणित कोशिका। हर एक कोशिका कैसा है? द्विगुणित कोशिका है। तीसरी बात कि ये जो आपका उत्तक के अंदर जो कोशिका है, प्रत्येक कोशिका क्या कहलाएगा? पराग मातृ कोशिका कहलाएगा। प्रत्येक कोशिका, इस बीजाणुजन उत्तक का प्रत्येक कोशिका क्या कहलाता है? पराग मातृ कोशिका, यानी पॉलन मदर सेल कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोशिका परागकण बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रत्येक कोशिका से परागकण बनाया जा सकता है। कैसे? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये अभी जान लीजिए। इसीलिए इसको पराग मातृ कोशिका कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोशिका परागकण बनाने की क्षमता रखती है। तो चलिए, तो परागकोश के इस लेयर के बारे में भी हमने जान लिया और इस बीजाणुजन उत्तक के बारे में भी हमने देख लिया। अब चलते हैं हम लोग मादा जनन तंत्र की ओर। तो मादा जनन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो आपको नर जनन तंत्र में आपने स्टामेन पढ़ा, तो मादा जनन तंत्र में क्या है? आपका कार्पेल है, या इसको हम लोग पिस्टिल भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको स्त्री केसर ही बोलते हैं। ठीक है। तो स्त्री केसर जो है वो मादा जनन तंत्र की इकाई है, और नर जनन तंत्र की इकाई कौन है? पुंकेसर है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एंथर का पिक्चर बनाया था, यहाँ पर मैंने क्या बनाया है? ये एक स्त्री केसर का फोटो है, एक स्त्री केसर का ये डायग्राम है, पिक्चर है। तो इस एक स्त्री केसर में क्या क्या होता है? जैसे एक एंथर में परागकोश होता है और तंतु होता है, उसी तरह एक कार्पेल या पिस्टिल में क्या क्या होता है? तो देखिए, इसमें स्टिग्मा होता है, वर्तिका, स्टाइल होता है, वर्तिकाग्र, ओवरी होता है, अंडाशय, और ओव्यूल होता है, यानी कि बीजांड होता है। ठीक है। तो सबके बारे में हम लोग जो है डिटेल में देखते हैं यहाँ पर से। तो देखिए, स्टिग्मा कहाँ पर है? तो ये देखिए, सबसे ऊपर वाला जो आपको ये जगह दिख रहा है, ये स्टिग्मा है। इसी स्टिग्मा पर जो है पोलन ग्रेन, यानी परागकण जो है लैंड करता है, परागकण उसी स्टिग्मा पर आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टिग्मा है ये क्या चीज़ है? आपका जो स्टिग्मा है ये परागकणों को एक्सेप्ट करती है, उसको ग्रहण करती है। तो ये स्टिग्मा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये लंबा सा पाइप की तरह, ये क्या चीज़ है? ये स्टाइल है, यानी कि ये वर्तिकाग्र कहलाता है। ये जो परागकण इस पे गिरता है, ये परागकण यहाँ से परागनली निकालता है, और इसी परागनली से स्टाइल से होते हुए ये परागकण आगे की ओर बढ़ता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। तो चलिए, वर्तिका हो गया, स्टाइल हो गया ये, और ये जो फूला हुआ पार्ट आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ओवरी, यानी कि अंडाशय बोलते हैं। क्लियर है? अब चलिए, और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। तो बीजांड जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए। बीजांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, हम बीजांड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीजांड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है? ये आपका बीजांड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो आप छोटी सी देख रहे हैं, इसको निकाल कर मैंने यहाँ पर बड़ा किया है। तो देखिए कि एक बीजांड में क्या क्या होता है। ये तो पूरा का कार्पेल, पूरा मादा जनन तंत्र कार्पेल का पूरा स्ट्रक्चर था ये। इस कार्पेल में सब एक छोटा स्ट्रक्चर हमने देखा, बीजांड। इस बीजांड को निकालकर हम यहाँ पर इसके डिटेल स्ट्रक्चर को, संरचना को देखने वाले हैं। तो देखिए, एक ओव्यूल में या एक बीजांड में जो है एक फ्यूनिकल होता है। बीजांड वृत्त कहाँ है? बीजांड वृत्त, तो ये जो आपका दिख रहा है लंबा सा, ये बीजांड वृत्त है। तो ये बीजांड वृत्त है क्या? तो देखिए, ओवरी से, अंडाशय से जो ये लगा हुआ है यहाँ से, ये, तो ये क्या चीज़ है? बीजांड वृत्त है। या बीजांड वृत्त को हम डंठल भी बोल सकते हैं, बीजांड का डंठल भी बोल सकते हैं, जो इस ओवरी से इसको जोड़ने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या है? हाइलम है। क्या है? हाइलम। तो हाइलम जो है, ये हाइलम इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ कहने का मतलब क्या है? इस बात को समझिए कि ये जो हाइलम है, ये क्या करता है?
तो यहाँ पर से देखिए आप क्या देखिए कि आपने फ्यूनिकल के बारे में, विजांड वृत्त के बारे में समझ लिया। विजांड वृत्त क्या है? तो विजांड वृत्त ये एक डंठल की तरह है जो इस ओवरी से, अंडाशय से इसको लगने में मदद करता है। दूसरी बात हाइलम, नाभिका। नाभिका क्या है? तो नाभिका देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पर जगह देख रहे हैं 2 नंबर का, ये हाइलम है यानी नाभिका है। यानी ये नाभिका क्या करता है? कहाँ का पॉइंट है नाभिका? तो यहाँ का पॉइंट है। ये यहाँ का पॉइंट क्या है? नाभिका है। तो ये क्या करता है? तो ये इस विजांड वृत्त को, इस फ्यूनिकल को इस विजांड के बॉडी से, विजांड के काय से जो है जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। तो विजांड वृत्त को विजांड के काय से जोड़ने का काम कौन करता है? हाइलम करता है, यानी कि ये करता है। तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल यानी कि विजांड द्वार। तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक छोटा सा छिद्र नज़र आएगा। इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग माइक्रोपाइल यानी कि विजांड द्वार कहते हैं। अब ये छिद्र बनता कैसे है? तो ये अध्यावरण के कारण बनता है। देखिए अध्यावरण को भी देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो है चालाजा देख लीजिए, निभाग। निभाग क्या है? तो विजांड, माइक्रोपाइल यानी कि विजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला जो स्थान है, जो जगह है, यहाँ पर माइक्रोपाइल है और इसके ठीक उल्टे यानी इसके विपरीत दिशा में जो जगह है वो क्या कहलाता है? वो चालाजा कहलाता है, यानी कि निभाग कहलाता है। उसके बाद इंटीग्यूमेंट यानी कि अध्यावरण है। इंटीग्यूमेंट क्या है? इस बात को समझिए। इंटीग्यूमेंट का काम है इस विजांड को क्या करना? प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा देना। ये एक तरह से बाहर से लगा हुआ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस विजांड को क्या करता है? विजांड को क्या करता है? सुरक्षा देता है। देखिए ये जो इंटीग्यूमेंट है वो दो तरह का होता है। एक सबसे बाहर होता है, उसको बाहरी अध्यावरण कहते हैं, और अंदर वाला होता है उसको भीतरी अध्यावरण कहते हैं। तो 2 लेयर में, 2 सतह में जो है ये इंटीग्यूमेंट होता है। अब देखिए कि ये जो इंटीग्यूमेंट है, ये इंटीग्यूमेंट बाहरी इंटीग्यूमेंट, बाहर वाला इंटीग्यूमेंट आया लेकिन यहाँ पर जो है पूरा मिला नहीं मिला। तो क्या हुआ? इसी कारण यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र बन गया जिसके कारण माइक्रोपाइल बन गया। और भीतर वाला जो इंटीग्यूमेंट है वो यहाँ से गया लेकिन यहाँ पर पूरा मिला नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या बन गया? चालाजा बन गया। तो समझ गए आप कि बाहरी अध्यावरण और भीतरी अध्यावरण, इनके द्वारा जो है माइक्रोपाइल और चालाजा कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद आप देखिए न्यूसेलस, विजांड काय। तो न्यूसेलस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस न्यूसेलस के बारे में आप सुन लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं इस बार न्यूसेलस की। तो न्यूसेलस जो है ये कोशिकाओं का समूह है। विजांड काय जो है ये कोशिकाओं का समूह है। कहाँ दिख रहा है आपको? तो ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये क्या है? कोशिकाओं का समूह है जिसको हम लोग न्यूसेलस या विजांड काय कहते हैं। ये किससे घिरा हुआ होता है? तो ये अध्यावरण से घिरा हुआ होता है, संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। और ये जो न्यूसेलस है बहुत सारी कोशिकाओं का क्या है? एक समूह है जिसका एक खास फंक्शन होता है। क्या? कि ये फीमेल गीमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भव को प्रदर्शित करता है। अब मादा युग्मकोद्भव क्या होता है? तो मादा युग्मकोद्भव वो होता है जो मादा युग्मक बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। उसी तरह नर युग्मकोद्भव वो होता है जो नर युग्मक बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो बताइए कि नर युग्मक बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो ये आप यहाँ से इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट करके रखिए कि नर युग्मकोद्भव और मादा युग्मकोद्भव कौन होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आगे मैं आपको इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, ये न्यूसेलस हो गया। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये 2n कोशिका है यानी कि द्विगुणित कोशिका है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है। यहाँ पर लघु बीजाणु की बात होती है और फीमेल में जब जाएंगे, मादा में जब जाएंगे तो किस चीज़ की बात होगी? वहाँ पर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यानी गुरु बीजाणु की बात होगी, ठीक है। तो लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, तो ये आपका पूरा का पूरा मादा जनन तंत्र था और ये पूरा का पूरा आपका जो है क्या चीज़ था? नर जनन तंत्र था, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ प्रक्रिया को। वो प्रक्रिया क्या है? युग्मक बनने की प्रक्रिया, कि युग्मक जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तब तक, शॉर्ट में जो लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर। तो देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आप लोगों के सामने क्लियर होगी हर एक चीज़। तो देखिए, एक यहाँ पर मैंने आपको माइक्रोस्पोरेजेनेसिस लिखा है,
एक मैंने यहाँ पर पोलन ग्रेन की संरचना लिखा है और तीसरा मैंने माइक्रोगैमेटोजेनेसिस लिखा है। ये तीनों चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीनों मैंने जो है 5 क्लास मिलाकर पढ़ाया था और ये आपका 15 मिनट में ख़त्म होने वाला है। तो हमारे आधे घंटे का लेक्चर जो है ये आपके 5 लेक्चर के बराबर का है, समझ गए आप। तो इसी तरह से क्रैश कोर्स हम लोग ख़त्म करेंगे, इसी तरह से पूरा सिलेबस भी ख़त्म होगा। तो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यहाँ पर देखिए माइक्रो स्पोरो और जेनेसिस का मतलब क्या होता है। माइक्रो मतलब लघु, स्पोरो मतलब बीजाणु और जेनेसिस मतलब बनना, यानी क्या होना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा, लघु बीजाणु बनेगा। लघु बीजाणु जनन यानी लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, लघु बीजाणु किसको कहते हैं, परागकण को कहते हैं। तो परागकण बनने की जो प्रक्रिया है, लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए होता कैसे है, तो देखिए लघु बीजाणु जनन होता कैसे है। तो सबसे पहले क्या चीज़ होता है, बीजाणु जन उत्तक होता है। कहाँ पर है बीजाणु जन उत्तक, तो ये देखिए ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका है माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी के अंदर स्पोरोजेनियस टिश्यू बीजाणु जन उत्तक होते हैं, बताया था आपको। प्रत्येक कोशिका, बीजाणुजन उत्तक के प्रत्येक कोशिका क्या कहलाते हैं, परागमात्री कोशिका कहलाते हैं, जो कि 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं। इस कोशिका में प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके क्या कर सकती है, ये बना सकती है। प्रत्येक परागमात्री कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये क्या बनता है, बीजाणु चतुष्ट, है ना, बीजाणु चतुष्ट यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। और बाद में ये सारे अलग होकर 4 माइक्रोस्पोर यानी 4 लघु बीजाणु या 4 परागकण बनाते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमारे पास टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यानी टोटल 4 लघु बीजाणु होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु के अंदर सजातीय समूह की एक उत्तक मौजूद होता है, सजातीय कोशिकाओं की एक समूह मौजूद होता है, जिसको बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका जो है वो द्विगुणित होती है और ये क्या कर सकती है, ये माइक्रोस्पोर बनाने की क्षमता रखती है, यानी कि परागकण बनाने की क्षमता रखती है। तो इसमें क्या होगा कि प्रत्येक परागमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो बीजाणु चतुष्ट बनेगा, बाद में अलग होकर 4 माइक्रोस्पोर यानी 4 लघु बीजाणु यानी 4 परागकण बना लेंगे। तो 2n से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो ये 2n था, तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इससे समझ में नहीं आ रहा है तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए कि इस बीजाणुजन उत्तक में 14 पोलन यानी परागमात्री कोशिका है। इस बीजाणुजन उत्तक में 14 परागमात्री कोशिका है, तो इससे कितने परागकण बनेंगे, तो एक परागमात्री कोशिका से 4 बनता है, तो 14 से कितना बन जाएगा, 56 बन जाएगा। समझ में आ गया। प्रत्येक परागमात्री कोशिका जो है वो 4 परागकण बनाएगा। तो जितना ज़्यादा क्या चीज़ होगा, जितना ज़्यादा परागमात्री कोशिका होगा, इस उत्तक में कोशिका होगा, उतना ज़्यादा क्या बनेगा, परागकण बनेगा। ठीक है। अब देखिए ये पहले की स्थिति थी और ये बाद की स्थिति हो गई। पहले बीजाणुजन उत्तक था, अब इसके अंदर क्या है, परागकण है। समझ में आ गया आप। तो देखिए ये परागकण जो है ये नर युग्मक नहीं है, ये परागकण नर युग्मक नहीं है, अभी नर युग्मक नहीं बना है। मैंने ये नहीं लिखा कि मैं जो है युग्मक जनन, ये कहीं पर नहीं लिखा, अभी परागकण बना है। इस परागकण के अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक बनते हैं। इसीलिए परागकण जो होता है ये नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन 100% याद रख लीजिए कि जो परागकण होता है ये नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए परागकण जो है ये नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों, क्योंकि इसी परागकण के अंदर क्या बनेंगे, परागण बनेंगे। ठीक है, इसी परागकण के अंदर परागण बनेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर, परागकण की संरचना, यानी कि पोलन ग्रेन परागकण की संरचना। तो इसकी जब आप संरचना को देखते हैं, इसमें देखिए ये जो आपको बहुत सारा दाना दाना दिख रहा है, इसमें से एक को निकाल लिया हमने, एक पोलन ग्रेन को देख रहे हैं। तो इसमें देखिए इसमें 2 लेयर होता है, 2 सतह होता है। सबसे बाहर वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्जाइन यानी कि बाह्यचोल, जो कि स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। अब स्पोरोपोलेनिन का एक बहुत ही मुख्य हम कह सकते हैं ये विशेषता है कि ये दुनिया में सबसे कठोर चीज़ में ये एक है। दुनिया में जितनी भी कठोर चीज़ पाई जाती है उसमें से ये एक है। ये इस पर किसी भी चीज़ों का असर नहीं होता है, न एंजाइम का, न एसिड का, न बेस का, किसी का भी जो है असर इस स्पोरोपोलिन पर नहीं होता है। यही कारण है कि पुष्प का जो परागकण होता है वो लाखों साल तक नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो इस बाहर वाले एक्साइन के अंदर में क्या चीज़ है, ये इंटाइन है। ये क्या चीज़ है, इंटाइन यानी कि अंतःचोल है। ये किस चीज़ का बना होता है, तो सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ऐसा जगह जहाँ पर ये यानी कि एक्साइन जो है अब्सेंट है, एक्साइन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर एक छिद्र बन गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। इसी जनन छिद्र से क्या निकलता है, जनन नली निकलता है। इसी जनन छिद्र से जनन नली विकसित होता है इस तरह से। ठीक है, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका ये काम है, जनन छिद्र का काम है कि क्या करना, पराग ये जनन नली निकालना। ठीक है, चलिए। और इस जगह पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इस जगह पर यानी कि जनन छिद्र के पास स्पोरोपोलेनिन मौजूद नहीं है। क्यों नहीं मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर एक्साइन मौजूद नहीं है ना। एक्साइन मौजूद नहीं है तो स्पोरोपोलेनिन भी मौजूद नहीं होगा। चलिए, अब परागकण जो है ये नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है, यानी परागकण के अंदर ही, इसके अंदर ही नर युग्मक बनते हैं। तो कैसा बनता है, इस प्रोसेस को देखते हैं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो मतलब लघु, गैमेटो मतलब युग्मक और जेनेसिस मतलब बनना, यानी कि परागकण से क्या बनना, नर युग्मक बनना। परागकण के अंदर नर युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब देखिए होता कैसे है, ये हमारे पास एक परागकण है। ये क्या चीज़ है, ये परागकण की केंद्रक है। ये परागकण का क्या था, केंद्रक था। अब क्या होता है कि इस केंद्रक में कोशिका विभाजन शुरू होता है। कोशिका विभाजन कैसा, समसूत्री। 2 बार कोशिका विभाजन होता है। जब पहला समसूत्री विभाजन होता है तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, तो एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाते हैं, एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाते हैं। अब देखिए ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक कोशिका है। ये पूरा का पूरा एक कोशिका है। ठीक है, और इस कोशिका का ये क्या है, केंद्रक है। तो ये पूरा का पूरा एक कोशिका है और ये इसका केंद्रक है। तो जब क्या होता है, पहला समसूत्री विभाजन होता है, तो इस एक कोशिका से, एक से कितना कोशिका बनता है, 2 कोशिका। तो यहाँ पर बन गया 2 कोशिका। कितना कोशिका, 2 कोशिका। नज़र आ रहा होगा आपको, देखिए ये पूरा का पूरा एक कोशिका है बड़ा वाला, और इसके अंदर इसका केंद्रक। और ये जो है, ये दूसरा अभी जो नया बना है, ये दूसरा क्या चीज़ है, ये दूसरा कोशिका है। तो इस बड़े वाले कोशिका को क्या बोलते हैं, इस बड़े वाले कोशिका को देखिए हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका। और ये छोटा वाला कोशिका जो अभी बना है, इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। ठीक है, तो इस बड़े वाले कोशिका यानी वेजिटेटिव सेल के अंदर ये छोटा वाला कोशिका क्या करता है, तैरता है। इसके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में ये छोटा वाला जो है ये तैरता रहेगा। ठीक है, चलिए। ये जो केंद्रक है, ये किसका केंद्रक है, ये केंद्रक जो है ये वेजिटेटिव सेल का, कायिक कोशिका का केंद्रक है। और ये तो अपना कोशिका अलग है, इसके अंदर अपना केंद्रक अलग है। चलिए, यहाँ पर कितना हो गया, 2 कोशिका टोटल हो गया, एक ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 सेल्ड स्टेज, है ना, 2 कोशिकीय चरण। तो 60% आवृत बीजियों में यही देखा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें देखिए फिर से क्या होता है, द्वितीय समसूत्री विभाजन, फिर से दूसरा समसूत्री विभाजन यहाँ पर होगा। तो जब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा तब क्या होगा, तो देखिए फिर से क्या हो जाएगा, अब इस कोशिका से क्या हो जाएगा, इस कोशिका से 2 कोशिका बनेंगे। पहले इस कोशिका से 2 कोशिका बन गया था, अब इससे क्या होगा, इसमें होगा, इसमें क्या चीज़ होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो इससे भी क्या हो जाएगा, 2 कोशिका बन जाएगा। तो देख लीजिए 2 कोशिका बन चुका है, 2 कोशिका बन चुका है। ठीक है, चलिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर टोटल कितना कोशिका हो गया, 3 कोशिका, 1, 2 और एक ये बड़ा वाला, टोटल 3 कोशिका हो गया। तो इसको हम 3 कोशिकीय चरण बोलेंगे। तो 40% आवृत बीजी में आपको 3 कोशिकीय चरण देखने को मिलता है। तो अब देख लीजिए कि नर युग्मक कहाँ है, नर युग्मक कहाँ बना, तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों ही क्या है, नर युग्मक हैं। ये दोनों नर युग्मक हैं। तो टोटल कितना नर युग्मक है, 2 नर युग्मक। एक परागकण के अंदर 2 नर युग्मक और 1 नर युग्मक भी हो सकते हैं। जब वो 60% आवृत बीजी यानी कि जब 2 कोशिकीय चरण में होगा तो 1 नर युग्मक, ठीक है, और जब 3 कोशिकीय चरण में होगा तो 2 नर युग्मक, एक ये नर युग्मक और एक ये नर युग्मक। ये पहला नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक, किसी को भी आप पहला और दूसरा बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल कोशिका कितना हो गया, तो 1 कोशिका, 2 कोशिका और एक ये बड़ा वाला वेजिटेटिव कोशिका, तो टोटल 3 कोशिका हो गया।
तो आपको 40% आवृत बीजियों में 3 कोशिकीय चरण और 2 नर युग्मक दिखेंगे, और 60% आवृत बीजियों में आपको जो है 2 कोशिकीय चरण यानी कि 1 नर युग्मक दिखेंगे। तो हमने क्या कर लिया, नर युग्मक बना लिया। तो आपने देखा कि इस परागकण के अंदर क्या बन रहा है, नर युग्मक बन रहा है, इसीलिए इस परागकण को हम लोग क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भव बोलते हैं। अब जाकर नर युग्मक बना है, पहले परागकण बनेगा, फिर जब परागकण क्या होगा, मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, तब उस परागकण के अंदर ये प्रक्रिया होगी, तब जाकर उस परागकण के अंदर नर युग्मक तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आज के क्लास में आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ा दिया गया है, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं आगे, ठीक है, चलिए।